चलिए, तो आपका स्वागत है फिर से लाइव क्लासेस में। हम लोग आज बात करने वाले भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में हमको पता है कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है। इन 22 भागों में जो पहला भाग है वो भाग है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और हम लोग डिस्कसिंग करने वाले हैं भाग 1 के बारे में। किस बारे में? भाग 1 के बारे में। अब भाग 1 है क्या? ठीक है, अब देखो, जब हमने संविधान बनाया तो हमको बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करनी थी, है ना, बहुत सारी चीजें ऐड करनी थी। लेकिन उन सबको ऐड करने से पहले हम यह तो सुनिश्चित कर लें कि हम जिस क्षेत्र पर, यानी यह जो देश है जिस पर हम जिसके लिए हम संविधान बना रहे हैं, उस देश का नाम क्या होगा। ठीक है, उस संघ का नाम क्या होगा और उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी उसका जो राज्य क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको भाग 1 दिखता है, क्या दिखता है? भाग 1 दिखता है, वह वर्णन करता है किसके बारे में? भारत के, यानी इस संघ के नाम के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, कि भैया इसका एरिया या विस्तार कहां तक होगा। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में हमें बताता है। तो चलिए, इसका हेडिंग है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद जो है वो है 1 से लेकर 4 तक। कितने अनुच्छेद है? 1 से लेकर 4 तक, इसमें भाग 1 में आते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें दो तरह की चीजें। एक तो मैं सिंपली आपको महत्वपूर्ण 4 अनुच्छेदों को बता देता हूं, दूसरी है इसके अंदर की चीजें जिसे हमको डिकोड करना है, जहां से आपके क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक सरसरी तौर पर इन 4 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको मैं यहाँ पर आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1, कई लोग कहते हैं अनुच्छेद 1 क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्य क्या है? राज्यों का क्या है? संघ। नहीं, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या? संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, यह अनुच्छेद 1 बताता है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद जो 2 है वो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश या क्या स्थापना, यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 2 है। ठीक है, वहीं पर जो अनुच्छेद 3 है वह वर्णित करता है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, वह उनका, है ना, क्या? नए राज्यों का निर्माण व उनका क्षेत्र, ठीक, सीमा, है ना, या नाम में क्या परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और जो उनका जगह ये कर लो कि वर्तमान राज्य, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, उनके क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन। अब देखो, ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद जो 4 है
वो आपका संबंधित है क्या अनुच्छेद 2 व 3 की स्थिति में परिवर्तन पर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का नाम। तो सबसे पहले तो आप इनको पूरा लिखेंगे, चारों अनुच्छेद एक एक करके इस पर अपन डिटेल डिस्कस यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अनुच्छेद 1 कहता है, सबसे पहले तो आपको भाग समझ में आया कि यह भाग जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है या उसको डिटेल करता है। और भाग 1 का विस्तार कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर कितना तक है? 4 तक है। अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम हो उसका राज्य। ठीक है, क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य। तो भारतीय संविधान सभा ने, मैं सब क्लॉज पर नहीं जा रहा हूं, है ना, चीजें बहुत सारी है, लेकिन आप सिर्फ काम को ध्यान रखिए। तो भारतीय संविधान सभा ने जो हमारे इस देश का नाम या इस संघ का नाम क्या रखा? भारत रखा। ठीक है, भारत अर्थात क्या? इंडिया। इंग्लिश में यही क्या हो जाता है? इंडिया, दैट इज भारत। फिर क्या कहा? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी क्या होगा? राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये कहा। ठीक है, तो यहां पर से दो चीजें पता चली आपको। पहली चीज यह है, क्या है कि भारत, इस देश का नाम क्या है या इस संघ का नाम क्या है? भारत है या क्या है? इंडिया है। ठीक है, पहली चीज क्या है? भारत अर्थात इंडिया। दूसरी चीज इसमें क्या है? भारत या इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यहां पर हमने यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है। इस वर्ड का प्रयोग किया है यूनियन, ना कि फेडरल। अब इसका अर्थ क्या हो? यहां से 3 चीजें निकल के आती हैं। पहली जो चीज है वह यह है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी क्या? राज्यों का समापन हो सकता है लेकिन संघ का समापन नहीं होगा किसी भी स्थिति में। राज्य नष्ट हो सकते हैं, विनिष्ट हो सकते हैं, लेकिन संघ विनिष्ट नहीं होगा। आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ का अस्तित्व भी मिटा सकते हैं। ठीक है, एक राज्य के तौर पर। जैसे एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना, संयुक्त प्रांत नाम का आज कोई भी प्रांत नहीं है। मध्य प्रांत हुआ करता था, मध्य भारत हुआ करता था, विंध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आज इस नाम का कोई भी प्रांत या राज्य नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्या भारत समाप्त हुआ? नहीं, भारत पहले भी जैसा था वैसा ही आज भी। यानी संघ सदा क्या रहेगा? अस्तित्व में रहेगा, लेकिन राज्य या प्रांत क्या होते रहेंगे? समाप्त होते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे, या उनकी सीमा या नाम में परिवर्तन होता रहेगा। तो यह जो यहाँ पर क्लॉज दिख रहा है यह यही कहता है कि राज्यों का संघ होगा भारत। ठीक है, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ माने यूनियन होगा। ठीक है, अब जब हम यह बात कहते हैं, यूनियन कहते हैं, तब यहां से जो पहली बात यही निकल के आती है, क्या होगा? क्या? विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है भारत। क्या है? विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। किसी भी दशा में इस संघ का औचित्य समाप्त नहीं हो सकता। अब जब हम कह रहे हैं विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, ठीक है, क्या क्या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत की का जो संघ है ना, वो संघ और राज्य के मध्य, क्या संघ और राज्य के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्या भारतीय संघ यानी भारत देश जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं किया है। यार भाई चार लोग इकट्ठा हो गए, है ना, चारों ने अपनी कंडीशन रखी, है ना, भाई ये फला फला कंडीशन होगी तब हम एक गुड बनाएंगे सभी लोग मिलकर, ठीक है, और वो गुड क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो चार लोग इकट्ठा हो गए, चार लोग इकट्ठा होकर सौदेबाजी कर लिए और एक संघ बना लिए, एक क्लब, जैसे वो क्लब होता है ना कि 20 सदस्य मिले, 10 सदस्य मिले और उन्होंने एक क्लब बना लिया, ठीक है। अगर उनमें से 5 सदस्य भी निकल जाते हैं तो क्लब क्या हो जाता है, खत्म हो सकता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। सेम एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा यूएसए का। यूएसए जब उसका निर्माण होता है, यूएसए फेडरेशन का निर्माण होता है, तो वहां पर जो कॉलोनीज बसी थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बसी थी, वहां पर 13 अलग कॉलोनियों ने क्या किया, एक समझौता किया, ठीक है, क्या बनाने का, एक फेडरेशन बनाने का, ठीक है, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। तो वहां पर जितने भी राष्ट्र थे उस समय यानी प्रांत थे, उन्होंने क्या किया था, एक समझौता किया था। तो उस समय वो विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ था, यानी राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं, किससे, संघ से। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि भारत जो है वो कैसा होगा, राज्यों का संघ होगा, लेकिन विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, यानी राज्य नष्ट हो सकते हैं लेकिन संघ नष्ट नहीं होगा। दूसरी चीज यही कि भाई हमने कोई समझौता नहीं किया है राज्यों से या प्रांतों से, स्टेट्स से हमने कोई तरह का समझौता नहीं किया, ठीक है। तो भारतीय संघ किसी सौदेबाजी का परिणाम नहीं। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि भारतीय संघ किस तरह के संघ का उदाहरण है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ये होगा। दूसरी चीज क्या, क्या भारतीय जो संघ है ना, वो क्या किसी समझौते का परिणाम है, तो नहीं, भारतीय जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था है। देखो संघ का आपको, संघ मैंने समझते हो ना, संघ जहां पर जो शक्ति का विभाजन है वो केंद्र और राज्यों के मध्य बराबर हो, जितनी शक्ति केंद्र के पास होगी उतनी राज्यों के पास भी होगी, केंद्र का में अलग शासन होगा, राज्यों में भी अलग शासन होगा, ठीक है। लेकिन भारत का जो संघ है, यूनियन, भारतीय जो यूनियन है, वहां पर ऐसी व्यवस्था तो है ही, यानी प्रांतों में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई हैं, केंद्र को दे दी गई हैं। या केंद्र की ओर झुका हो, ऐसा क्यों किया गया, ताकि किसी भी तरीके से हमने देखा, देखो हमने जब 552 देशी रियासतों का जब विलय किया तो हमारे पास सामने में उदाहरण था कि इतने छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं भारत के। अब देखो कोई भी देश गुलामी की जंजीरों में तभी जकड़ता है, या कोई भी उस समय अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तो हम जानते हैं कि मगध, है ना, मगध केंद्र हुआ करता था मौर्य काल में शक्ति का। तो मगध जैसे बिखरा छोटे छोटे प्रांतों को दबा, और वही छोटे छोटे प्रांत धीरे धीरे और टुकड़ों में तब्दील हुए, और बाद में जब सशक्त केंद्र नहीं रहा तो भारत क्या मुस्लिम आक्रमणकारियों का गुलाम हुआ। और ऐसा हमने कई बार देखा, और उसके बाद भी हमने देखा जब मुगल शासन का क्या हुआ, दमन हुआ, मुगल शासन वहां पर खत्म होता है भारत में, वहां पर राज्य का अस्तित्व, अलग अस्तित्व बनना चालू होता है, मुगल बादशाहत कमजोर होती है, तो फिर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आता है। तो जब भी इस तरह के उदाहरण हम देखते हैं कि राज्य अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर केंद्र जो है ना, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो संघ है उसमें हमने केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था की नींव रखी, ठीक है। और केंद्र युक्त नींव की व्यवस्था
हमको दो दृष्टि से सुविधाजनक थी, इसलिए भी इसका उद्देश्य था। पहला तो एक राजनीतिक उद्देश्य था जो मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि भाई हम और टुकड़े नहीं देख सकते देश के, ठीक है, जैसा हमने देख के आया है, तो हमने केंद्र को पावर दे रखी ताकि वो राज्यों पर कंट्रोल बना के रख सके, उनको किसी भी तरह से भारत से अलग होने ना दिया जाए। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है प्रशासनिक। ठीक है, क्या प्रशासनिक उद्देश्य? प्रशासनिक उद्देश्य माने क्या कि भाई अगर क्या हमको प्रशासन चलाना है तो केंद्रीकृत प्रशासन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब ऊपर से आदेशों का एकीकरण हो सभी जगहों के लिए, ठीक है, तो प्रशासन अच्छे से चल सकता है। ठीक है, जैसे कलेक्टर जो है कलेक्टर का शासन वो क्या है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था का उदाहरण। ठीक है, तो जब एक जगह से कंट्रोल मिलेगा तो पूरे भारत में समान पकड़ रहेगी, समान क्या चाहेंगे, नियम कानून जाएंगे, समान प्रशासनिक पकड़ बनेगी। तो इसलिए भी हमने केंद्रीय संघीय व्यवस्था को चुना। ठीक है, आपको समझ में, राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन होगा, यहां से तीन चीजें निकल के आएंगी। पहला, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, राज्य खत्म होंगे कि संघ खत्म नहीं होगा। दूसरी क्या, भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। और तीसरी है केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था। ठीक है, क्या, केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था। तो अनुच्छेद 1 से तीन चीजें निकल के आती है। ठीक है, अब देखो यहां पर से एक चीज मैं तुमको बता दूं, यहां पर क्या बोला, संघ का नाम। ठीक है, तो हमने क्या किया, संघ का नाम क्या रखा, भारत रखा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो राज्य क्षेत्र कहाँ, तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलता है, सूची व्यवस्था देखिए ना आपने, अनुसूची व्यवस्था, है ना। ठीक है, तो पहली अनुसूची जो आपको देखने को मिलती है, पहली अनुसूची, है ना, क्या, पहली अनुसूची, क्या, पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में भारत की जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब का वर्णन देखने को मिलता है। इसीलिए आगे आपको मैं और डिस्कस हम और भी करेंगे, इसमें डिटेल और भी करेंगे कि भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं, उन सब का वर्णन पहली अनुसूची में है। और जब भी हम क्या करते हैं, नवीन राज्यों का निर्माण करते हैं, तो इसी सूची में संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, अनुच्छेद 1 में परिवर्तन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, याद रखिएगा, किसी भी नवीन राज्य के निर्माण में किसी भी तरीके से इन तीनों अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं होता, संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 हो, 2 हो, 3 हो, कहां पर संशोधन होगा, पहली अनुसूची में। छत्तीसगढ़ अगर बना होगा तो कहां पर संशोधन हुआ होगा, पहली अनुसूची में संशोधन हुआ होगा। उत्तराखंड बना तो कहां संशोधन हुआ होगा, पहली अनुसूची में हुआ होगा। झारखंड बना तो कहां संशोधन हुआ होगा, पहली अनुसूची में हुआ होगा। ठीक है, क्लियर। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर राज्य क्षेत्र से आशय राज्यों से है, ठीक है, राज्य से भी है, यूनियन टेरिटरी से भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या, राज्यों के राज्य क्षेत्र से आशय, है ना, या भारत के राज्य क्षेत्र से आशय या संघ के राज्य क्षेत्र से आशय राज्यों के राज्य क्षेत्र से है, यूनियन टेरिटरीज के राज्य क्षेत्र से द्वारा अर्जित की गई कोई भूमि, एक्वायर्ड की गई भूमि है, कोई विदेशी भूमि हमने एक्वायर की है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे सिक्किम का हमने एक्विजिशन किया, है ना, सिक्किम स्वतंत्र क्षेत्र था, तो हमने उसका एक्विजिशन किया, तो वहां पर वो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर संघों के राज्य क्षेत्र, तो यूनियन टेरिटरी जो है उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, और इसके अलावा अर्जित भूभाग, ये तीनों इसके परिभाषा के अंतर्गत आएंगे।
ठीक है। अब देखो, सेकेंड है अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, देखो लर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं आप, है ना, डेटा में लिखा ही रहा हूं, इसके अलावा आप इसको ध्यान से सुन के लिख सकते हैं। अनुच्छेद जो 2 है, अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधित। पहली चीज, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को 2 और 3 में। ठीक है, तो मैं यही से पहली बार डाउट को ही क्लियर कर देता हूं। जब भी क्या होगा, किसी बाहरी देश के बाहर का कोई भूभाग है उसको देश में शामिल करना है। क्या देश के बाहर का कोई भूभाग है उसको देश में शामिल करना है, तो वो किससे होगा, अनुच्छेद 2 से होगा। नए राज्यों का अगर आपको क्या करना है, प्रवेश स्थापना करानी है, तो कहां से होगा, अनुच्छेद 2 से होगा। सिक्किम जो है, पौंडीचेरी जो है, ठीक है, ठीक है, दमन दीव गोवा है, ये अनुच्छेद 2 के तहत कहाँ आए होंगे, भारत में आए होंगे। ये विदेशी क्षेत्र थे, उनको हमने क्या किया, अर्जित किया, तो ये अर्जित क्षेत्र हो गए, और ये किसके अंतर्गत होंगे, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर भारत के अंदर कोई राज्य या प्रांत है और उसकी सीमाओं में हम परिवर्तन कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ थोड़ा इधर से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश के थोड़ा ऊपर से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक को शामिल कर लिया जाए, तो वो सीमा परिवर्तन हो रहा है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है कि 1,35,192 वर्ग किलोमीटर अगर छत्तीसगढ़ है तो उसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 1,35,294 कर देते हैं, तो वो सब परिवर्तन, या छत्तीसगढ़ के नाम को अगर हम कल के डेट में दक्षिण कोसल कर दें, ठीक है, वापस से क्या कर दिया जाए, हम क्या कर दें, दक्षिण कोसल कर दें, तो ये इस तरह के सभी परिवर्तन जो है वो कहां से होंगे, अनुच्छेद 3 से। जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ, मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी हुआ, लक्कादीप, मिनिकॉय, कवरत्ती, इन सब को मिलाकर हमने लक्षद्वीप बनाया। ठीक है, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। तो ये सभी परिवर्तन कहां से होंगे, अनुच्छेद 3 से होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण अगर हुआ तो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, लेकिन ध्यान रखना अनुच्छेद 3 के तहत 3 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। क्या याद रखना, किसी भी भारतीय राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में नहीं होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। कहां परिवर्तन होगा, पहली अनुसूची में परिवर्तित होगा, चाहे वो राज्य का नाम हो, चाहे राज्य का राज्य क्षेत्र हो। क्लियर है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ना, देखो हमने देश बना लिया, उसका नाम रख दिया, उसका राज्य क्षेत्र डिसाइड कर दिया, 2 में हमने जो बाहर से आएंगे उनको हम भारत में अगर शामिल करते हैं तो 2 आ जाएगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी कि भाई भारत के अंदर अगर कोई राज्य है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो 3 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 3 चीज क्लियर रखना। ठीक है, क्या 2 और 3, बाहर से आएगा 2, अंदर का कुछ क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है तो 3। जैसे होता है ना, अगर कुछ मसले हैं घर परिवार में तो पहले बाहर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बाहर सॉर्ट आउट होगा फिर अंदर का सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, यही चीजें हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलो इस अनुच्छेद 2 को मैं यहां से स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो इस पे कहा गया है, आर्टिकल में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 यही कहता है कि अगर संसद चाहे, है ना, तो भाई क्या करे, क्या कर सकती है, बाहर से कोई राज्य है उसको भारत में शामिल कर सकती है। अब भैया चाहे वो पहले से स्थापित हुआ हो, जैसे सिक्किम जो है, सिक्किम पहले से स्थापित था। ठीक है, क्या सिक्किम जो है वो पहले से स्थापित था, सिक्किम क्या है, पहले से स्थापित था, तो सिक्किम को 10 का 10 मिला दिया, पूरा एक राज्य बन गया सिक्किम, उसमें सीमा परिवर्तन नहीं किया। तो पहले से स्थापित अगर राज्य है कोई
और अगर जो पहले से स्थापित नहीं है और भारत संघ में उसको शामिल करके हमने क्या किया, उसकी स्थापना की, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, लक्कादेवी, मिनिकॉय, कवरत्ती, ये अलग अलग क्षेत्र थे, उसको हमने मिलाकर एक किया, ठीक है, तो हमने बाद में स्थापित किया उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो दोनों उदाहरण हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगे। तो नए राज्यों का प्रवेश, तीसरी बात है, चाहे वो लक्ष्य आपका पुदुचेरी हो, चाहे वो सिक्किम हो, वो सभी इसी के अंतर्गत। और इसमें एक सब क्लॉज आता है 2 का में ना, जो सिक्किम जो राज्य है ना, सिक्किम अभी वर्तमान में जो राज्य देखने को मिलता है, उसके प्रवेश के लिए हमने क्या किया था, संविधान संशोधन किया था 2 के तहत, ठीक है। क्या किया था, 2 के तहत क्या किया था, नए राज्यों का प्रवेश हुआ, है ना। मेरी बात ध्यान सुनना, भारत के अंदर किसी तरह का परिवर्तन कर रहे हो किसी राज्य की सीमा में, तो कोई संविधान संशोधन नहीं लगेगा किसी में, ठीक है। लेकिन बाहर से परिवर्तन कर रहे हैं तो उस दिशा में हमने 2 में सिक्किम राज्य का क्या किया, भारत में प्रवेश कराया, है ना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 36वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए सिक्किम को भारत में शामिल करने के 1974 में, 1974, ठीक है, याद रखिए 1974 में सिक्किम को शामिल करने के। इसके अलावा 1961 में, इससे पहले तो 1961 में आपका कौन आ गया था, दादर नागर हवेली आ गया था, दादर नागर हवेली, है ना। तो इसके लिए 10वां संविधान संशोधन किया गया, 10th अमेंडमेंट किया गया, और 12th अमेंडमेंट किया गया था 1962 में, 1962 में, 1962 में गोवा, ठीक है, और दमन द्वीप के लिए, गोवा, दमन द्वीप इनको जब शामिल किया गया तो 12वां संविधान संशोधन किया गया, कितना, 12th अमेंडमेंट किया, क्लियर, यहां तक समझ में आपको, ठीक। तो ये यहां तक हो गया भाई अलग। ये 3 से आते हैं, 3 में क्या है, यहां से राज्यों का पुनर्गठन करना है आपको, क्या करना है, राज्यों का पुनर्गठन करना है, राज्य की सीमा परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये सब इसी के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखो अनुच्छेद 3 कहता क्या है, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन, ठीक है, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 का कहता है किसी राज्य में से उनके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र का किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अब देखो इस वाक्य में पहली जो चीज आपको समझ में आ जाती है कि ये संसद की जो शक्ति है, संसद की शक्ति किसके लिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए, नए राज्यों के निर्माण व परिवर्तन के संबंध, ठीक है। यानी भाई संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, पहली चीज यहां से स्पष्ट हो रही है। अब वह परिवर्तन कैसे करेगी कि 2 राज्यों, एक राज्य से कोई नया राज्य निकाल के अलग बना दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग मिला बना दिया, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रांत मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हो गया, ठीक है। किसी प्रांत का नाम चेंज कर दिया, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कर दिया। तो इस तरीके का जो परिवर्तन है उसमें संसद की शक्ति सर्वोच्च, राज्य वहां पर केवल औपचारिकता का काम करते हैं,
आगे मैं बताऊंगा कि कैसे राज्यों का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर संसद की जो शक्ति है वो 4 प्रकार से है। पहला जो है कि भाई वो क्या कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उस राज्य क्षेत्र की को क्या कर सकती है, घटा सकती, सीमा को कम कर सकती है। ठीक है, तीसरा सीमा में परिवर्तन कर सकती, क्या कर सकती, सीमा में परिवर्तन कर सकती। और चौथी जो चीज है वो क्या है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्लियर। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या कर सकती, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती, घटा सकती, सीमा में परिवर्तन कर सकती, नाम में परिवर्तन कर सकती। ठीक है, अब देखो एक जगह बात अटक गई। एक जगह बात अटक गई, 5वां संविधान संशोधन 1965 की राज्य गठन प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले राज्यों की मांग, राज्यों की राय मांगे जाने का जो प्रावधान है उस पर। ठीक है, कि क्या अगर किसी राज्य की सीमा में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या बाध्य है कि वो उस राज्य से क्या मांगे, राय मांगे। ठीक है, तो यहां से दो चीजें स्पष्ट होती है। पहला, राष्ट्रपति की सिफारिश पर, है ना, किसी राज्य का निर्माण या क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति, है ना, की पूर्वानुमति से क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। पहली चीज, है ना, बिना राष्ट्रपति, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी इस तरह का विधेयक कहाँ संसद में नहीं आ सकता। ये ध्यान रखना, क्या, कि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, पूर्वानुमति के या सिफारिश के राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र परिवर्तन या नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक कहाँ नहीं आ सकता, संसद में नहीं आ सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति क्या करेंगे, जब भी इस तरह का विधेयक संसद में पेश होगा तो क्या करेंगे, वो उस विधेयक को कहाँ भेजेंगे, राज्य विधान मंडलों में भेजकर उनकी राय मांगेंगे। लेकिन याद रखना, इस राय को मानने और ना मानने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इंक्लूडिंग ये भी कि अगर राज्य विधानमंडल लेट कर रहा है उसको तो एक टाइमलाइन दे दिया जाता है। अगर उस टाइमलाइन के अंतर्गत उन्होंने अपनी राय नहीं भेजी, इसको, राष्ट्रपति को, तो भाई वो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को संसद में पारित करवा सकता है। ठीक है, अब 18th अमेंडमेंट होता है 1966 में, पंजाब विभाजन कर हरियाणा और चंडीगढ़ निर्माण के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी निर्माण के लिए। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि राज्यों के लिए तो ठीक है, राज्यों के लिए विधेयक राज्य को भेजेंगे, लेकिन अगर कोई संघ बनाना है तो संघ से कोई चीजें अलग करनी है, यूनियन टेरिटरी से अलग करनी है, तो उसके लिए राष्ट्रपति, यूनियन टेरिटरीज के जो भी प्रशासक हैं उनकी अनुमति आवश्यक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर से बात यह निकल के आती है कि राज्य निर्माण या सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन में संसद की शक्ति सर्वोच्च है, पहली चीज। और राज्यों का अस्तित्व किस पर डिपेंड करता है, संसद की इच्छा पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या राज्यों का अस्तित्व इस पर डिपेंड करता है, संसद की इच्छा पर डिपेंड करता है? तो जी हाँ, राज्यों का अस्तित्व जो है संसद की इच्छा पर डिपेंड करता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यहां से मैं बता देता हूं कि क्या संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो नहीं, किसी प्रकार के परिवर्तन करने के लिए, है ना, साधारण बहुमत से चीजें संचालित हो सकती है। क्या होगा, साधारण बहुमत। क्लियर, साधारण बहुमत से
क्या किया जा सकता है, राज्य की सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और संशोधन क्या अनुच्छेद 3 में होगा या 1 में होगा? तो नहीं, किसी नए राज्य का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें संशोधन कहां पर होगा, पहली अनुसूची में होगा। ध्यान रखिए, कहां होगा, पहली अनुसूची। अब चलो मैं तुमको एक राज्य निर्माण की ना प्रक्रिया बता देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में। तो देखो, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, है ना, पूर्वानुमति या सिफारिश से वो जो राज्य निर्माण का बिल है वो कहाँ पेश होगा, संसद में पेश होगा। ठीक है, ये, और वह संसद में जो बिल पेश होगा उसको भेजा जाएगा राज्य विधानमंडल को, विधानमंडल को। ठीक है, टाइमलाइन के साथ भेजा जाएगा, एक समय सीमा दे दी जाएगी कि भाई इतने समय के अंदर क्या करे, राज्य विधानमंडल अपने विचारों को कहां भेजे, वो राष्ट्रपति को भेजे। अब यहां से राज्य विधानमंडल अगर उस विधेयक को वापस भेज देता है तो संसद उस पर चर्चा करेगी और संसद में बिल पेश होगा। संसद चाहे तो उसको माने, संसद चाहे तो ना माने, कोई उसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो संसद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसको माने या राष्ट्रपति। अब देखो, ये राज्य विधानमंडल पहले तो राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे ना बिल, तो राष्ट्रपति कहां पेश करेगा, संसद में पेश करवाएगा बिल। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अगर राज्य विधानमंडल इस टाइमलाइन के अंतर्गत बिल को नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, उस बिल को संसद में पेश कर सकता है। तो तुमको जैसे क्या कंडीशनल क्वेश्चन अगर पूछिए कि भाई जब कोई बिल राज्य निर्माण या राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित कोई बिल है, वो राज्य विधानमंडलों को भेजा गया है, या राज्य विधानमंडल जो भी राज्य प्रभावित होगा, जो राज्य प्रभावित होगा उस विधानमंडल को, या दो राज्य अगर प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों विधानमंडल को अगर वो भेजा गया है और उस समय सीमा के अंतर्गत वो क्या नहीं कर रहे हैं, उस बिल को पेश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति उसको संसद में पेश करवा सकता है? तो जी हाँ, अगर निश्चित टाइमलाइन के तहत अगर उन्होंने काम नहीं किया राज्य विधानमंडलों ने, तो राष्ट्रपति उस बिल को कहां पेश कर देगा, संसद में पेश करवा देगा। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा चीज यहाँ पर ये आता है कि यूनियन टेरिटरीज के संबंध में, जैसे यूनियन टेरिटरी का नाम परिवर्तन कर रहा है तो उस संबंध में क्या उनसे राय मांगना आवश्यक है? तो नहीं, है ना, राष्ट्रपति को जरूरी नहीं है को क्या मांगे, राय मांगे। क्लियर, समझ में आया? और इसी के तहत कुछ परिवर्तन हुए हैं जो मैं आपको मैप की सहायता से बता देता हूँ। इमेजिनरी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये मैप आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ये उत्तर प्रदेश जहां पर है आज, वहां पर पहले हुआ करता था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत जो हुआ करता था, ठीक है, उसका नाम हमने उत्तर प्रदेश कर दिया। कब? 1950 में, 1950 में उत्तर प्रदेश से क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया, उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, ये मद्रास जो था, क्वेश्चन आ भी चुका है 1969 में, है ना, मद्रास को चेंज करके क्या कर दिया, तमिलनाडु कर दिया नाम को, क्या कर दिया गया, तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर? फिर यहाँ पर 1973 में, 1973 में आपको दो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। 1973 में, ठीक है, 1973 में एक तो ये लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, कवरत्ती, यहाँ पर जो थे कौन कौन, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, कवरत्ती, इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो मैसूर था उसका नाम करके क्या कर दिया, कर्नाटक कर दिया गया। कब? 1973। फिर दिल्ली 1992, 1992 में दिल्ली
जो राज्य था उसका नाम चेंज करके एनसीटी दिल्ली कर दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या दिल्ली एनसीआर कर सकते हो, है ना। तो एनसीटी दिल्ली, एनसीआर दिल्ली कर दिया गया। फिर 2006 में दो परिवर्तन होते हैं आपके, एक तो होता है पांडिचेरी में 2006, पांडिचेरी और उत्तराखंड, उत्तरांचल, इन दोनों का नाम 2006 में परिवर्तन हो जाता है। उत्तरांचल से बन जाता है उत्तराखंड, और पांडिचेरी का बन जाता है पुडुचेरी। क्या बन जाता है? पुडुचेरी। ये पुडुचेरी हो जाएगा पांडिचेरी, और यहाँ पर उत्तरांचल जो यूपी से अलग होकर बना था 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 को, उसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया, इसी अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। और लास्ट में 2011 में, 2011 में हमने उड़ीसा का नाम चेंज करके क्या कर दिया? ओडिशा। ठीक है, तो क्लियर रहेगा, याद रहेगा। 1995 संयुक्त प्रांत, ठीक है, क्या 1950 संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करते हैं। 1973 में हम मैसूर को कर्नाटक करते हैं, और लक्षद्वीप को लक्काद्वीप निकाय और कवरत्ती को लक्षद्वीप कहते हैं। 1969 में मद्रास का नाम करके हमने चेन्नई कर दिया। 92 में हमने दिल्ली का नाम एनसीआर दिल्ली कर दिया, और 2006 में हमने पांडिचेरी का पुडुचेरी कर दिया, उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, और 2011 में हमने उड़ीसा का ओडिशा कर दिया। ठीक है, इसी अनुच्छेद 3 के तहत। क्लियर? ये ध्यान रहेगा। हो गया समझ में आया बात? अब देखो, यहां तक चीजें स्पष्ट हुई। अब यहां पर एक बात होती है आपका 1958 में, 1958 में एक समझौता होता है किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, बेरूबारी वाद याद है? बेरूबारी संघ, है ना। तो देखो, पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र था जिसका नाम, एक गांव है जिसका नाम था बेरूबारी। इस बेरूबारी गांव को भारत पाकिस्तान समझौते के तहत कहा देना था? पाकिस्तान में शामिल करने की बात हुई थी, पाकिस्तान को हस्तांतरण की बात हुई थी। अब जब यह समझौता हो रहा था तो जन आंदोलन हो गया इसके विरुद्ध। राष्ट्र, अभी कूच भी बिहार का इलाका है ना बेरूबारी। अब जन आंदोलन हो गया, राष्ट्रपति के पास बात पहुंची, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 संबंधित है राष्ट्रपति की क्या शक्ति सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने की। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? राय मांग सकता है किसी मुद्दे पर। तो वो राष्ट्रपति जो है इस मामले में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, चाहे तो राय मांगे, राय को माने व ना माने। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा? एलिब्रेशन मांगा, राय मांगी। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या जो हम परिवर्तन कर रहे हैं इस समझौते के तहत, उसके लिए क्या 2 और 3 के तहत कोई संशोधन करना पड़ेगा? 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में। ठीक है, क्या यह अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करके अपन सामान्य प्रक्रिया से क्या कर दें? यह समझौते को पूर्ण करें, बेरूबारी को हम बंटवारा कर दें, पाकिस्तान को दे दें। दूसरा, अगर नहीं तो क्या अनुच्छेद 368 के तहत क्या कोई संविधान संशोधन करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि चूंकि अनुच्छेद जो 3 है वो भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्यों के निर्माण और नाम परिवर्तन संबंधित है, इसलिए इसकी तो बात ही नहीं है कि अनुच्छेद 3 के तहत कोई हस्तांतरण हम पाकिस्तान को करें। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान संशोधन करिए, है ना, और
इसी के तहत 9वां संविधान संशोधन होता है 1960 में, और बेरोजगारी हम क्या कर देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं। और इसमें एक चीज और है कि भारतीय संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश अन्य देश को अर्जित करने यानी कोड करने की जो शक्ति है ना, वो किससे कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कर सकता है। जरूरी नहीं कि संविधान संशोधन करे, क्या कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी भी देश को, है ना, शक्ति होती है कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो क्या कर सकता है, उसको एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो इस मामले में थोड़ी जटिल है चीजें, लेकिन आप ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन होगा, 2 और 3 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। फिर लास्ट आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 की सक्रिय परिवर्तन पर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर क्या 2 और 3 में आप संशोधन करते हैं, नाम 2 के तहत नए राज्यों को प्रवेश या समागम या स्थापना, 3 के तहत अगर नाम परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन अगर आप कर रहे हैं, तो अगर वो परिवर्तन करते हैं तो 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर है, ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई? ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 4 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद भारत के संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। दूसरा क्षेत्र, अगर किसी बाहरी भूभाग को भारत में शामिल करना है तो 2 के तहत होगा। 3 के तहत भारत के अंदर किसी भी राज्य का नया निर्माण करना है तो 3 के तहत होगा। 4 ये कहता है कि 2 और 3 में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होना है। चलिए, आज ये है इतना ही। कल हम लोग आगे इसी के बारे में देखेंगे कि देशी राष्ट्रों का विलीनीकरण कैसे हुआ, और इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि भारत के जो राज्यों का निर्माण है ना, वो कैसे होता है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट क्या थे, क ख ग घ ये स्टेट क्या थे, उसके बैकग्राउंड पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके विकास के क्रम को भी देखेंगे। यहाँ से कभी कभी 2-3 एग्जाम के बीच एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मुंबई का गठन कब हुआ, या गुजरात से मुंबई प्रांत अलग, मुंबई से गुजरात प्रांत अलग कब हुआ। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7300619874 पर आप व्हाट्सएप करके यह क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है, मात्र 300 रुपए की फीस पर। ठीक है, संपूर्ण राज्य व्यवस्था जो है केवल 300 रुपए में। ठीक है, आप 3 दिनों तक डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको डेमो क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन।